बन जाए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम ना चैप्टर नंबर 16 कर रहे हैं, जो कि आपका जो अभी जो 2024 में मैथ का जो पेपर होना है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में आने ही आने हैं, यानी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपके पास जो चैप्टर 16 है ना, उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है? उसमें पहले डेफिनेशन है। सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया डेफिनेशन, कौन कौन सी डेफिनेशन है। अब इसका पेज नंबर जो है ना, अगर बुक में देखें तो पेज नंबर 299 है। और इसमें डेफिनेशन कौन कौन सी है जी? सबसे पहले डेफिनेशन कौन सी हमारे पास? शक्ल का रकबा। उसके बाद क्या है? दूसरी क्या है? मुसलसी इलाका का रकबा। उसके बाद थर्ड क्या है? मुस्ततीली रकबा। और फोर्थ क्या है? मुसल्लस का इत्तेफाक। इंग्लिश मीडियम वाले अपना देख लें, ठीक है ना। अच्छा, अगर देखिए ना इनकी डेफिनेशन देखिए तो सबसे पहले शक्ल क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। शक्ल क्या होती है? जब कोई भी शेप जिसको हम खतूत के अंदर इनक्लोज कर दें, जिसकी हम बाउंड्री फिक्स कर दें, और उसके अंदर वाला जितना भी इलाका होता है वो क्या होता है? किसी मुसल्लस का अंदरूना होता है या किसी शक्ल का रकबा होता है। अब इसमें शेप पे डिपेंड करता है आप कौन सी बनाते हैं। आप ट्राइंगल बनाते हैं, मुसल्लस बनाते हैं, आप मुस्ततील बनाते हैं, आप स्क्वायर बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। तो जिस तरह की शेप होगी उसका रकबा भी उसी हिसाब से डिफाइन किया जाएगा। तो अब देखिए ये जो है आपके पास ये खतूत बनते हैं ए बी सी और डी। इन ए बी डी और ए सी और सी डी, इन चार खतूत के दरमियान जो इलाका है ना, इसको हम कहेंगे इस शक्ल का अंदरूना, ठीक है। और इसी का जो हम मेजरमेंट करेंगे, जब इसके हम मेजरमेंट करेंगे और उसको नुमाइश कर रहे हैं किसमें? मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में, तो फिर आप कहते हैं जी कि ये रकबा, ये क्या हो गया? किसी शेप का रकबा हो गया है, एरिया हो गया है, ठीक है। तो ये आपने सारी डेफिनेशन एक दफा रिवाइज कर लेनी है। अभी आपने एक दफा देखो जरा इसको, एक दफा पढ़ो सारी डेफिनेशन को, क्या समझ आ रही है? जैसे मिल गई है कि नहीं सबको? ये 4 डेफिनेशन है, इनमें से एक आएगी आपको। ये डेफिनेशन आनी है। अब 7 8 जो बनती है ना, वो रकबे को उसने अंदरूने में या शक्ल में कन्वर्ट किया, और ये हर सूरत आने। अब इसमें से इस चैप्टर में से चैप्टर 16 है, इसमें से क्वेश्चन कौन सा आएगा? 4 क्वेश्चन है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये शेप बनी हुई है ऐसे 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, नजर आ रही है ना सबको? दूसरी शेप कौन सी है जी? ये स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर। तीसरी शेप कौन सी है जी? 3 सेंटीमीटर। और ये 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये शेप क्या है? इस तरह से है 16 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अब जब आपने इसको करना है ना, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये शेप किस तरह से है। ये अब देखो, ये शेप आपको नजर आ रही है, कौन सी है? रेक्टेंगुलर है, मुस्ततील है। तो उसका रकबा क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई बराबर चौड़ाई। तो आप देखते हैं कि देखिए, अब इसके आप यहाँ पे इसको ना थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे ना, जिस तरह से आप लिखेंगे ना वहां पे,
तो आपको एग्जामिनर नंबर किस हिसाब से देगा। जैसे फर्क करोगे उर्दू वाले लिखते हैं ना, वो लिखेंगे जी ये मुसल्लस है, मुसल्लस की मुस्ततील की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर जी, 3 सेंटीमीटर। मुस्ततील की लंबाई ठीक है 6 सेंटीमीटर। अब जो उर्दू वाले वो लिखेंगे लेंथ एंड विड्थ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब आप इसका रकबा करता है, रकबा हम जानते हैं, इस तरह लिखिए हम जानते हैं लिख लो, या वी नो दैट लिख लो, या जैसा कि कर लो। इस तरह करके आपने लिखना रकबा मुस्ततील, यहाँ पे लिखो मुस्ततील का रकबा। इसको आपने ऐसे करके तो फिर आपके पास क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपने इसको डायरेक्ट कर लेना, इस तरह कर लेना, नहीं तो आप इसको ऐसे भी करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर दो, लंबाई जब चाहे उर्दू में लिख दो, आपकी मर्जी है जो आपको आसान लगे उसको करके आपने करना क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 18। एंड पे आपने इसका सेंटीमीटर स्क्वायर लगानी हो, बस ये स्क्वायर लाजमी लगा। डन है, ये आपकी बुक पे सोल्व किया हुआ नजर आ रहा नोट से, मिल गया ना सबको। ये क्वेश्चन साथ साथ उस पे देखते जाना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, रिवाइज करने में आसानी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अब ये क्या चीज है जी, ये किसका, ये स्क्वायर है, मुरब्बा है, मुरब्बा का जिला क्या है जी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होता है रकबा, क्या होता है मुरब्बा यानी स्क्वायर का रकबा क्या होता है, मुरब्बा का रकबा, रकबा क्या होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लंबाई दरब लंबाई। तो यहाँ पे लेंथ मेरे पास क्या है 4 है, मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जिनको आपने इग्नोर करना था, आपने पक्की बात रिवाइज नहीं करना था, आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये आपकी इंपोर्टेंट लिस्ट में नहीं है, आपकी इंपोर्टेंट लिस्ट में नहीं है, पेपर में ही आने वाले हैं जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है, इसमें इन दोनों शेप में क्या फर्क है, आप लोग देखोगे कि इरेगुलर शेप है, ना तो ये प्रॉपर ट्रायंगल नजर आ रही है और ना ही प्रॉपर रेक्टेंगुलर नजर आ रही है, लेकिन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कसीरुल इजला, इसके 4 साइड्स है, इसकी भी 3 साइड है, तो पॉलिनोमियल है, कसीरुल इजला है। तो पॉलिनोमियल और कसीरुल इजला कहते हैं। अब पेपर में आए ना कसीरुल इजला की तारीफ करें, डिफाइन कसीरुल इजला, यहाँ पे ना देखें कसीरुल इजला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, कसीरुल इजला पॉलिनोमियल रेक्टेंगुलर ये शेप आ जाए या साइड आ जाए, तो आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 या 3 से ज्यादा हिस्सा, क्या है वो इसकी डेफिनेशन, ऐसी बंद शक्ल, ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 या 3 से ज्यादा इजला हो। ठीक है, आपने मिसाल दे देनी है, मिसाल मसलन आपने यहाँ पे शेप बना दो, ले लो, ये क्या है मुस्ततील है, ये क्या है एक ये ऊपर दी गई शक्ल है, एक यहाँ पे ए बी सी डी कर लो, यहाँ पे लिख लो ए बी सी डी, एक क्या है कसीरुल इजला है, बस। अब इसमें जब मैंने बात बताई कसीरुल इजला है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आपके इल्म में है बात, जो मैंने लफ्ज बोले ये भी आपकी पहचान में है, जो मैंने बात समझाई ये भी आपके इल्म में है, तो आपने सिंपल इसको बता देना। नॉर्मल ये डेफिनेशन इस तरह की आ जाती है, बड़ी आसान सी है। अगर वो आपसे ये कह दे, स्पेसिफिक कर दे, कसीरुल इजला की बजाय मुस्ततील कह दे, मुस्ततील की तारीफ करें, मुरब्बे की तारीफ करें, ये पॉलिनोमियल आ गई, मुसल्लस की तारीफ करें, तो आपने उसको स्पेसिफिक कर देना कि ऐसी बंद शक्ल जिसमें आमने सामने की इजला की लंबाइयां बराबर हो, इसका और इसकी बराबर हो, इसकी और इसकी बराबर, तो वो मुस्ततील हो जाएगी। और ऐसी बंद शक्ल जिसमें चारों साइडें बराबर हो, चारों की चारों साइड इक्वल हो, तो हम कहते हैं ये स्क्वायर है, एक है मुस्ततील, एक है मुरब्बा है, मुरब्बा की शक्ल है, ठीक है ना। तो और मुस्ततील क्या होती है, जिसमें 3 साइडें होती हैं, इसमें कितनी साइडें होती हैं, बात कुछ समझ आ रही है ना, याद रहेगी, भूलेगी तो नहीं ना, ठीक है। अब आप इसकी तरफ देखें, अब इनका रकबा हमने रेक्टेंगुलर स्केल का रकबा निकालना सीख लिया, इसका सीख लिया, अब इसका देखें, इसमें भी क्या है साइड क्या है, एक जिला क्या है
एक साइड जिसको कहोगे वो क्या है, जिला की लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर, और इसका अमूद इर्तिफा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इर्तिफा इसको कहते हैं, अमूद कहते हैं, 4 सेंटीमीटर है। और इसका रकबा भी बड़ा आसान है। अब देखिए यहाँ पे और इसमें दोनों में फर्क है। इसकी छोटी लेंथ उसने ली हुई है तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों लेकिन इनकी इक्वलिटी के में शक है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली नहीं जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये वाली नहीं, जो ऊपर वाली है, इसको और इसको लेना है। इसका रकबा कैसे निकालना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 32 सेंटीमीटर। अब इसका नेक्स्ट ये क्या करेंगे, देखो इसमें ये बड़े जिले वाला है, इसका जिला क्या है, अगर वो ABC कह दे तो आपने जिला ABC जो भी होगा उसका आपने लेना है, 6 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, इर्तिफा क्या है, 10 सेंटीमीटर। आपने नोट्स में देखो ऐसे किया हुआ है ना। सर जिला की जगह अब देखो इसका रकबा क्या होगा, क्या है, जिला की जगह कायदा कोई बात नहीं, कायदा कर दो, वो जिला कायदा एक ही चीज है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कायदा बेसिकली होती है जो नीचे वाली साइड होती है, इस तरह इसका लिखा हुआ है ना उन्होंने, तो नीचे वाली साइड कायदा होती है। अच्छा उसके बाद आपने रकबा का क्या है 1/2। अब इसका 1/2 क्यों आया, क्योंकि इन्होंने बड़ी साइड दी है इसलिए इसका 1/2। इन दोनों में आपने फर्क यही याद रखना है, ठीक है। 1/2 इसके और इसके रकबे में क्या फर्क है, ये जब पेपर में अगर फर्क करो ये आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि ये देखिए जो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो वाला जिले की लंबाई इसने नहीं दी, जिसके ऊपर लाइन ड्रा वो किसकी नहीं दी, दूसरे की दी हुई है, तो आपने उसको डायरेक्ट सर्व कर देना। और इसमें आपने देखना है कि देखो यार इसकी जो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा की ना उसकी लंबाई दी हुई है, तो आपने तो इसके साथ हाफ लगाना, क्या लगाना है, हाफ लगा के 1/2 लगा के 16 मल्टीप्लाई का 10 करना है, करो कितना आएगा 8 आएगा, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 80 सेंटीमीटर, सिंपल आपने इतना कर देना, ठीक है। देखो अपने बुक पे इसको एक दफा ना देख लो, रेज कर दो यहाँ से, समझ आ गई है, शाबाश। बुक से देख लो, ब्रेन से जहाँ भी है वो देखो एक दफा इसको ब्रेन से। अगर बुक में मैंने सॉल्व करवाए हुए थे जिनकी बुक में 16 बुक से देख लेते हैं, पास ब्रेन है ब्रेन से देखो, तो जल्दी इसको एक साइड लगाकर देख लो ताकि याद रहे, या जाके तो इसको रिवाइज कर लेना। एक डेफिनेशन आएगी जो मैंने पहले बताई है और एक क्वेश्चन आएगा, 2 आएंगे। अभी तक हमने 4 नंबर की प्रिपरेशन की है, 4 नंबर समझ आ गई ना, तो आगे चलो इसको रिवाइज कर लो, भूल ना जाना यार, बार बार कह रही यार। अच्छा अब हम नेक्स्ट है मसला पिथागोरस। अगर आप मसला पिथागोरस में देखो ना, अब मसला पिथागोरस होता किस पे है, सबसे पहले तो ये बात है कि मसला पिथागोरस कहाँ पे डिफाइन होता है। तो आपने ये बात एक रखनी है कि मसला पिथागोरस है ना, वो अप्लाई ही ट्रायंगल पे होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। किसपे होता है, ट्रायंगल, और कौन से ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आपने इसमें देखा ये फर्स्ट ट्रायंगल मैं बताता हूँ, A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और C इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस तरह की शेप्स आपके पास आती जाएंगी। और मसला पिथागोरस क्या है, मसला पिथागोरस कहता है जैसे ये ट्रायंगल है आपके पास, ये क्या है ट्रायंगल है, इसमें ये आपके होता है B, ये होता है A और ये क्या होता है C। ये कंफर्म है, आपके इस चैप्टर में उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, तो आपने याद रखना है। जब भी आपको A कहे तो B कहे, आपने इसको याद रखना है। ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा होता है,
जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़े एंगल के सामने होता है। ये कितना एंगल है 90, ये तो सबको पता है ना। ये तो सबको पता चल जाता है ना, ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल, तो उसके सामने जो जिला होगा वो क्या होगा सी। इसको हम क्या कहते हैं वितर, क्या कहते हैं वितर कहते हैं। और अगर इंग्लिश वाले देखो तो वो क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इंग्लिश वाले हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब आपने करना क्या है, मसला फिसागोरस क्या है। मसला फिसागोरस जो थ्योरम है उसमें वो कहता है कि मसलस के दो इजला का मुरब्बा, जैसे ए पहला जिला प्लस दूसरा जिला का मुरब्बा, मसलस के दो इजला के मुरब्बे दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिया, स्क्वायर ऑफ टू साइड, दोनों का स्क्वायर लेके का मुरब्बा। नहीं, इस तरह की इसको कैसे समझाऊं मैं, सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, फिर रहेगा मसलस के वतर का मुरब्बा, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। मुसल्लस के वतर का मुरब्बा, जैसे ये वतर है, ये क्या है सी, इसका मुरब्बा मुसल्लस के बाकी दो इजला के मुरब्बे के मजमूए, यानी कि दो इजला के पहले आपने क्या लिया मुरब्बा, फिर इसको क्या कर दिया जमा के मजमूए के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, वतर का मुरब्बा जो बाकी दो इजला हैं ए बी, उनके रकबों के स्क्वायर के मजमूए के बराबर होता है, यानी कि मुरब्बे के मजमूए के बराबर है। इसकी डेफिनेशन पढ़ो ऊपर से, मिल गई है सबको। जिसके पास बुक है वो फर्स्ट, जो इसका फर्स्ट है ना, फर्स्ट पेज 55 चैप्टर का, वो मसला फिसागोरस लिखा, पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ उसमें इंग्लिश वाले, उसको अच्छे से एक दफा पढ़ लो। नीचे शेप बनी हुई है, आपने शेप बना दी, ये आपके पास मतलब फिसागोरस के मुताबिक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ कोई बना लो। अब देखो जरा, अब इसके बाद क्वेश्चन इसका किस तरह से आएगा। क्वेश्चन आएगा बेटा, ये आपको साइड दे देगा, वो या तो तीनों साइड दे देगा और कहेगा साबित करें कि ये कायमत ज़ाविया मुसलसान के इजला हैं। आपने ये साबित करना है कि ये जो इजला जो साइड्स हैं, ये साइड्स या इजला हैं, ये किसी कायमत ज़ाविया मुसल्लस के हैं। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपको ABC दे दे फिर तो ठीक है, वरना अगर आपने एक बात ध्यान में रखनी, जो सबसे बड़ा जिला होता है ना वो वतर होता है। वो क्या होता है, वतर हाइपोटेन्यूज होता है। वतर, यहाँ पे वतर क्या आया 13। आपने इसका मुरब्बा यहाँ पे लिखना है, मसला फिसागोरस, जल्दी करो, मसला फिसागोरस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आपने करना क्या, वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। ठीक है, नजर नहीं आ रहा? ओके, अब देखो जरा, अब आपने करना क्या है, सिंपल है, आपके पास वतर कितना है 13, इसका मुरब्बा कायदा कितना है 12, इसका मुरब्बा इसका क्या है 5। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे C लिख लेना, यहाँ पे A लिख लेना, यहाँ पे B लिख, फिर तो आसानी होगी, आपको फौरन समझ आ जाएगा। इसका स्क्वायर निकालो कैलकुलेटर पे, इसका स्क्वायर क्या है 144 और इसका क्या है 25। अब प्लस करो, तो यहाँ पे लिख रहा पास साबित हुआ दी गई लंबाइयां कायमत ज़ाविया मुसल्लस की हैं, यानी कि वाकई ही ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस की हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी आपने इसको अच्छे से देख लेना। ये आप देखें ना बेटा, अगर तो ये बराबर ना आए, अब आप नहीं सोचोगे सर शायद यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने आपको एक पैमाना दे दिया, आपके पास फॉर्मूला ये है, अदर दिमागी वहाँ पे यही है कि आपने इसको रिवाइज करके याद रखना, कहीं से सॉल्व किए हुए चेक कर लो, नोट्स हैं वहीं से चेक कर लो। ठीक है, आपको जिस तरह से बुक्स बताई है ये जो है इससे कर लो, आपके पास ये किए हुए पड़े हुए हैं, वहाँ से देख लो, जहन में बिठा लो, पेपर में ये क्वेश्चन आना है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, एक ये डेफिनेशन हो गई पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा क्या हो गया ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप देखते हैं इसके और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब फिसागोरस के और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन 4 पार्ट्स हैं 5.1 में, 5.1
सब पे फॉर्मूला सेम लगेगा। अगर आपसे फर्ज करो कि आगे देखो ना जरा क्वेश्चन नंबर इसका ना, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। देखो यार क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। अगर वो कहते कि देखिए 17 है, x है और 8 है, ये जी कायमत तो ये मुसल्लस की लंबाई है, ठीक है। तो आपने x फाइंड करना है, लेकिन ये वो कह देगा कि ये कायदा है या वतर है, जो भी है। फर्ज करो वो कहता है ये कायदा है, या ये कह दे ये वतर नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है, वितर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ या तो ये कायदा या क्या है, अमूद है, या तो ये कायदा या क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है। अभी आप इसको सी ये कर लेंगे, सी किसके आ गया 17, क्योंकि ये कंफर्म है बड़ी है। ये ए कर लो और x को सॉरी इस तरह कर a इज इक्वल टू 8 कर लो, b इज इक्वल टू क्या कर लो x कर लो। डन है। तो मसला फिथागोरस के मुताबिक क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c क्या मेरे पास 17 है, a क्या है 8 प्लस ये x स्क्वायर आ गया। अब इसे 17 का स्क्वायर निकालो कितना आता है 2, कितना आया 289। इसका क्या है 64 है प्लस x स्क्वायर है। इसको इधर ले आओ 89 माइनस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर। माइनस करो कितना आता है 225 x स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो इस तरह का। क्या आ गया x मेरे पास क्या आ गया 50। ये आ गया और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, प्रॉब्लम तो नहीं है। कैलकुलेटर आपके पास हो, आप 1 मिनट में इसको कैलकुलेट करके कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को समझ आ रही है ना सबको, प्रॉब्लम तो नहीं फील हो रही, ठीक है। अगर इससे अलावा और क्या मेथड अडॉप्ट कर सकता है, अब वो कैसे कह सकता है जी, आपके पास जो है एक मसावियुल सकैन है। अब मसावियुल सकैन है या इक्विलैटरल ट्रायंगल कह दे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसमें देखना है कौन से सेम है। उसने कहा जी ए बी सी इज इक्वल टू किसके आ गया, वो कह दे जी बी सी 28 है और ए सी क्या है 50 सेंटीमीटर। साथ में वो ये भी कह रहा है ए बी भी है, ठीक है। तो वो कहता है कि आप ए डी और मुसल्लस का रकबा फाइंड करो। ए डी, वो कहता है ए डी फाइंड करो और साथ में इसका रकबा ए बी सी जो है इसका रकबा फाइंड करो। अब आपने देखना सबसे पहले आपने क्या करना है, हम शेप बनाते हैं इधर। अभी ए बी सी ट्राइंगल है, ऐसे ऐसे सॉरी बात करो, ये है ऐसे है, ठीक होगी बात। वो कहता है तो उसने क्या कहा ए सी 50 सेंटीमीटर उसने क्या दी, ये ए है, इसको बी दो। ए सी इसमें दो बनाए हुए हैं, ए बी और ए सी दोनों ही। ओके, हम इसको इस तरह बना लेते हैं। ये है ना, ठीक है, ये आपका हो गया ए बी सी, ठीक है। ये लंबाई वो कहता है ये जो है ये यहाँ से यहाँ से यहाँ लंबाई इक्वल है। तो फिर आपको इसको किस तरह करना है, फिर भी सिंपल है। और ये जो है परपेंडिकुलर, ये भी उसने दिया हुआ है। ये क्या दिया जी, ये फाइंड करनी है। ये क्या करनी है फाइंड। ये हमारे पास क्या है 50 है, ए बी 50, बी सी क्या है 28 है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करनी है, ये सेम टू सेम आप किस तरह से फाइंड करें, इनकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ पे ये क्या आएगा c, ये क्या आ गया b, इसको आप a कंसीडर कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन इस तरह का बड़ा क्वेश्चन वो नहीं देगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप सिंपल करेगा। लेकिन अगर आपको लंबाइयाँ दे 3 लंबाइयाँ दे तो आपने याद करके सबसे बड़ी कौन सी छोटी कौन सी छोटी कौन सी, तो आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी।
क्वेश्चन मिल गया सबको? Yes, sir. ठीक है, ये सबको मिल गया ना क्वेश्चन? ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, लाजमी आता है, आएगा और लाजमी आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये क्या है? सी है, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। ठीक है, तो आपने चुप करके यहाँ पे क्या लगाना है? इसको सबसे पहले पेपर में जो आपने करना है, सबसे पहले ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब फिथागोरस के मुताबिक। समझ आ रही है ना? 25. डन है? ये वाला देखो जरा, यहाँ पे स्केल देखो, सी स्केल देखो दोस्तों, ये जल का स्केल है। देखो ओके है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है। इसको आपने कैसे करना? ये क्या है? ये वन क्या है? मेथड सेम ही रहेगा। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है? तो ये 2 आ गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 1 को चले जाओ, 2 माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के 2 निकला है। ये है, इसको माइनस करो, एक्स स्क्वायर आ गया, चलो जी स्क्वायर रूट कर दो, क्या आ गया मेरे पास? एक्स इक्वल टू 1। सिंपल। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन है ये। अब ये पेपर में इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, चलें अब इसको एक दफा बुक से देख लो जल्दी से, ये सॉल्व हुए चेक कर लो, क्या ऐसे सॉल्व हुए, प्रॉब्लम तो नहीं है, तो समझ तो नहीं आ रही। ठीक है, यानी कि ये ना हो कि आपको समझ नहीं आ रही हो तो फिर आप कहेंगे ये चीज मुझे बता दें, मैं आपको भी समझा सकता हूँ। ठीक है जी, डन है। आपका बुक में नहीं सॉल्व हुए ये? चले आपके पास सॉल्व हुए हैं? जी सर, ये देखो आपके पास हैं, इसके पास हैं, इसके सेम टू सेम हो रहे हैं। चलो इसके साथ मिलके कर लेना। ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना है आप लोगों ने। अगर आपको कोई शेप दे दे, देखे ना 6 नहीं मतलब 8 हो गए, 2 इसमें आएंगे। हाँ जी 2 आएंगे। हाँ जी समझ आ गई बात? हाँ अभी हम जो आगे करने लगे ना क्वेश्चन, मैं चैप्टर नंबर 14 मेरा माइंड नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 जो है ना वो डिफिकल्ट है, क्वेश्चन उसमें से 2 आ गए, लेकिन चूंकि हमें 9 आएंगे और हमने करने की तरह 6 करने हैं, हमारे पास 3 की चॉइस है, तो भी उस हिसाब से मैं आप इसको डील कर रहा हूँ।
और इसके एमसीक्यू तो आपने लाजमी रिवाइज कर लेना है। अगर बेटा आपको कोई ट्राइंगल दे दे, आपको ऐसे को ट्राई ये चीज ना दे, ऐसे ओनली ट्राइंगल दे दे ए बी या सी या कोई भी नाम दे दे, तो आप लोगों ने अपनी अकल से इसको करना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाना वो ये तो हमने करवाया ही दिया या पता नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम को याद रखते हुए कायमत ज़ाविया मसलत है, इसको आपने सॉल्व कर लेना। डन है, कुछ ना कुछ कर लोगे इसका। ओके चल देंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 14 जो है वो क्या है, उसमें आपको किस तरह से वो क्वेश्चन देगा, वो कहेगा जी चैप्टर नंबर 14 नहीं लिखा जा रहा है, तो चैप्टर नंबर 14 में जब आओगे ना आप, उसमें वो आपसे कहेगा कि जी ये शेप है, ये शेप है, ये ऐसे है, वो आपको नाम दे देगा। पोस्ट करते हैं, वो ए कहता है इसको, इसको बी कहता है और इसको सी कहता है, इसको डी कहता है और इसको क्या कह देता है बी। अब इसमें आप अगर अच्छे से चेक करें तो आपको कितनी साइड नजर आ रही है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल को उसने मजीद जो है सेग्रीगेट किया, तोड़ दिया, कैसे ए ई बना दिया, ई बी बना दिया, बी सी बना दिया, बी डी बना दिया, डी बी डी बना दिया और डी सी बना दिया। यानी कि मेरे पास अगर यहाँ पे मैं सिर्फ इतला की बात करूं तो देखो मेरे पास बन रहे हैं ए ई बी ई, ए और ये, फिर बी डी और डी सी। ये जो दो साइड है ये वाली, ये किससे निकली है ए बी से। ये दो साइड किससे निकली है, ये दो लंबाइयां किससे निकली हैं डी सी से। यानी कि अगर आपसे वो कहे, जब भी आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, जब भी वो आपसे कह दे कि आपने ना इनकी लंबाइयां फाइंड करें तो एक बार ध्यान में रख लो, ये दो है ना, इधर देखो सारे अच्छे से, दो है, ये दो लंबाइयां एक ही साइड की हैं, तो आपने इसको लिखना है ए ई ओवर ई ई, ठीक है, इक्वल लगाना है, फिर इसको ऊपर नीचे लिखना है बी डी ओवर डी सी, बी डी ओवर डी सी। अच्छा आपके पास अगर चैप्टर 14 में वो जो नोटबुक है आपके पास, चैप्टर 14 ठीक है, उसमें देखो जरा, इससे देखो, इससे देखो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो, चैप्टर 14 खोलो, खुला होगा ना। अच्छा अब इसमें देखो तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। उसमें देखो लंबाइयां उसने दे दी है, तो कहता है बाकियों को फाइंड करो, क्या फाइंड करो, बाकियों को फाइंड करो। और देखो सेम फॉर्मूला उसने दे दिया, यानी कि उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसने जो लंबाइयां दी है ना, मैंने इन दोनों को चेंज करके लिखा हुआ है, चेंज करके लिखा ना। उसने ये लंबाई कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, ये कितनी दी है 1.5 सेंटीमीटर, ये क्या है 1.3 सेंटीमीटर, ये ऐसे दी है पेपर में ना, वो आपको ऐसे शेप दे देगा ए बी सी जो भी है। आपने यहाँ पे देखो ना, अगर फर्क करो मैंने लिखा ए ई, तो ये चेंज भी हो सकता है, वो एक्स वाई दे सकता है, ए बी डी दे सकता है, इसको आगे पीछे भी डाल। तो आपने अपनी अकल से उसी हिसाब से साइडों को अच्छे से डिवाइड करके करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास साइड है ए ई वो क्या है 1.5 है, बी ई क्या है, सॉरी ये 3 है, ए ई मेरे पास 3 है और बी ई क्या है मेरे पास इज इक्वल टू बी डी मेरे पास क्या है, वो कहता है ये फाइंड करो। तो आपने क्या करना है डी डी से, तो आपने डी सी को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, डी सी ये जो है नीचे मल्टीप्लाई कर, उधर जाके क्या करोगे इसको, हाँ डिवाइड हो रहा है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई आ रहा है उसको क्या कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, मल्टीप्लाई करो कितना आता है, मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके मुझे बताओ। 0.65 ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा पेपर में ये आएगा। अब इसमें से एक डेफिनेशन आएगी, इसमें से क्या आएगी डेफिनेशन, क्या हो ये समझ आ गई बात, इसको कर लोगे, ये इस तरह का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है मेरे बच्चों को, ये बच्चे हैं कितने को मेंटली तौर पर कितने को स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वो आसान क्वेश्चन, आपका जस्ट वो टेस्ट लेना चाहेगा बस, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना। अब इसमें देखो, इसमें क्योंकि ये अब रेशो है, ये क्या है एक रेशो मीन
यानी कि रेशो, इसको आप कहते हैं निस्बत, क्या कहते हो? इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन इसमें है, ढूंढो जरा, शुरू में ही है। हाँ, निस्बत तनासब फर्क है ना, और निस्बत ये इसको लिखो, कौन सी? नहीं नहीं, इसको यहाँ से देखो ना, यहाँ पे उसमें क्या फर्क है? यहाँ पे लिखा दो हम इकाई, यानी कि अगर ए और बी दो इकाइयाँ हैं, ए और बी क्या है? दो हम इकाई, हम इकाई समझते हो? तो जो सेंटीमीटर में वो भी सेंटीमीटर में, यूनिट सेम होगा। ये ना हो कि ये ऐसे नहीं होगा कि ए जो है वो केजी में दे दे और दूसरी जो है वो मीटर में दे दे, ऐसा नहीं होगा, सेम इकाइयाँ होंगी। वो कहता है कि अगर आप इसको ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, तो फिर क्या कहता है? तो इनके दरमियान निस्बत की तारीफ के तौर पर की गई कि जबकि मिकदार ए भी निस्बत में पहला और दूसरा रुकन है, यानी कि इसको आप इस शेप को क्या कहते हैं कि दो मिकदारों के दरमियान ये निस्बत है। क्या है ये? आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है निस्बत की? पढ़ो सारे। रिलेशन भी होगी या दाम मकाई। हाँ, दूसरी मिकदार से कितनी बड़ी है, जिसमें ये डेफिनेशन है कि ये डिसाइड करता है कि जो एक वैल्यू है वो दूसरे दोनों में कितना फर्क है। जैसे फर्क करो कि मैं लिखता हूँ 3:5, 3:5, यानी कि अगर फर्ज करो कि एक मेरे पास एक चीज दी गई, उसके 3 हिस्से इधर है और 5 हिस्से इधर, ठीक है? अगर पार्ट है तो कौन सी बड़ी है? नीचे वाली साइड, पहली दूसरी मिकदार बड़ी है और पहले वाली छोटी है। समझ आ गई बात? तो ये रिलेशन होता है इनके दरमियान। अच्छा जी, आगे क्या है? ये डेफिनेशन समझ आएगा। तनासब क्या है? अब तनासब ये है जिसको आप प्रोपोर्शन कहते हो। क्या चीज है? प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या है कि ये जो एक निस्बत है, मैं कहता हूँ C/D। अब ये शक्लें आपने पहले देखी हुई है, ये नहीं है, ये 10th क्लास वालों को तो वैसे ही बड़ा पता है ना इसका, वो जो आप कंपोनेंट और डिवाइड एंड हो वो सारे पढ़ते रहे हो, तो वैसे भी इनको भी पता है। ये शेप जो है, अब वो एक निस्बत ये और एक ये है, कितनी हो गई? दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको आप क्या कहते हो? तनासब, प्रोपोर्शन। बस, यानी कि दो निस्बतों के दरमियान जो इक्वलिटी बनाई जाती है, उनके दरमियान एक प्रोपोर्शन। अब बराबरी नहीं लगाता, वो क्या कहता है? इसको तनासब को 4 नुक्तों से डिफाइन करता है। किससे? 4, यानी कि बेसिकली एक रेशियो है, दोनों रेशियो को मिला के डबल। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करते हो? तरफैन और सैन, एक्सट्रीम साइड और मीन साइड। इस क्या है? एक्सट्रीम साइड और मीन साइड, ये नाम तो इस तरह आप सॉल्व कर देते हो। डन है। ये डेफिनेशन आपको पेपर में आएगी, पिछली दफा में, ठीक है? अब आप देखते हैं, आगे चलते हैं इसका। अभी ये बात समझ आ गई। इसमें एक जो डेफिनेशन जो मैं अभी पहले देख रहा था, लेकिन अब दोबारा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं मुसलसान की मुतमासल, कंकरेंट ट्रायंगल। मुसलसान की मुतमासलत, मुसलसान की मुमासलत, यानी कि मुसलसें जो हैं वो आपस में कब मुतमासल होती है, उनमें कब मुताबिकत होती है। तो आप देखें, जब इसके दो मिला जाते हैं, ये और ये, फर्स्ट करो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये दोनों है ABC, ये है DEF। अगर आप देखेंगे इसकी AB साइड, इसकी ये मुताबिकत कंकरेंट, इसको कहते हैं इंग्लिश में कंकरेंसी, ये हो तो आप कहते हैं ये DE के इक्वल है, इसके इक्वल है इस साइड के। तो इनमें जो इक्वलिटी आ जाती है, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, जैसे BC कह लो, और ये क्या होगा? EF होगा, इसी तरह AC होगा और DF होगा। ये अब तीनों के साइड में मुतमासल है, यानी कि कंकरेंट है। तो अगर ये तीन साइड, अब इसमें मुतमासल के थ्योरम है, पेपर में जो आते हैं ना, वो जिला जाविया जिला जिसको आप कहते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह कहते हैं जिला जाविया जिला का मौजूदा। ये पेपर में ऐसे ही आता है, पेपर में वो ऐसे ही आएगा कि जिला जाविया जिला का मौजूदा लिखो, मौजूदा लिखो, इंग्लिश में इसको कहते हैं थ्योरम, साइड एंगल साइड
थ्योरम या पोस्टुलेट, थ्योरम पोस्टुलेट, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 10, ये आपको चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 यहाँ तक ये सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, ये सारी मिलेंगी आपको 10, 11 डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है टिपिकल बता रहा हूँ, क्वेश्चन तकरीबन हम कर चुके हैं सारे। अब ये जो करोगा इसको ये पोस्टुलेट ऐसे कह दें, तो आप लोगों के पास क्या होगा कि आपने सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या करना है, यहाँ से एक चैप्टर नंबर 10 निकालो जल्दी से। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, एक दफा एक दफा पढ़ लो। एक डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो उसके इसी से आपने बाकी बनानी है। जिला जाविया जिला आ जाए, जाविया जिला जाविया आ जाए, जिला जाविया जिला आ जाए, जाविया जिला जाविया आ जाए, या आपसे वो कह दे जिला 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 कह दे, जाविया 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 कह दे, या कोई भी इस तरह की डेफिनेशन, या वो मुतमासल होना कह दे, मुताबिकत कह दे, ये सारी एक सेम ही वैल्यू है, ठीक है। कॉन्करेंट ट्रायंगल आप भी पढ़ो इंग्लिश वाले, चेक करो इसको देखो। ठीक है ना, पढ़ लिया कि नहीं आप लोगों ने, ठीक है। डेफिनेशन तकरीबन सेम ही होगी ना। देखो अगर तो वो ये दो इस्लाह और एक चाबी की बात करें, यानी कि 2 साइड्स और एक एंगल, तो आपने बता दें कि 2 साइड्स और एक एंगल। अगर वो तीनों जावियों की बात करें तो आपने तीनों बता दें। और अगर वो कह दें कि आपके पास है 2 इस्लाह और 2 एंगल्स हैं और एक जिला है, तो आप उसकी बात करें, पैमाना सेम रहेगा, बस आपने दाद ही चेंज करते रहना। तीनों साइड कहते हैं, तीनों साइड का लेंगे, तीनों एंगल कहते हैं, तीनों एंगल का देना। एक और चीज भी है, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो दोनों, जैसे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बना ले, या वो ऐसे बना लो, थोड़ी टेढ़ी होगी ऐसे, ये भी 90 का एंगल है, क्या है इस तरह, ये दोनों सेम है। अब देखो जब 90 का एंगल इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर हम कहते हैं 1 हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसको सिर्फ एच से ज़ाहिर करते हैं, किससे ज़ाहिर करते हैं, एच एस इसको कहते हैं, और 1 साइड एंगल की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे पड़ती, क्यों नहीं पड़ती, एच एस वाला है इसमें, एच एस पोस्टुलेट एच एस का मजमूआ, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, एक हाइट और एक साइड, और हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि एक वतन ले लेना है और आप एक साइड ले लेनी है, इस तरह करके आप इसको कर लेना, समझ आ गई ना। तो ये नहीं है कि आप जो है वो परेशान होती है कैसे करना, नहीं, सेम टू सेम ही है, क्योंकि आपको वो कहता है मुझे ये ना बताओ, वो तो खुद कह देगा ये पहला तो जाविया मसलस है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो खुद कह देगा, वो आपसे उसने वो डिमांड नहीं की, उसने कहा आपने सिर्फ ये बताना है कि बाकी कंकरेंसी कैसे होगी, तो आपने बताना है जी 1 हाइट हाइपोटेन्यूज वतन और एक साइड, तो ये दोनों कंकरेंट हो जाए, तो जिस तरह आपके थ्योरम में भी यही सारी चीजें हैं, ठीक है, तो आपके लिए कंकरेंट है, ये आपका कंप्लीट सेक्शन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, अब ये चैप्टर कौन सा आप करें, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 में कुछ क्वेश्चन जो है ना वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। चैप्टर 13 में चले जाओ, वो कहता है अगर चैप्टर 13 में जो चीजें हैं ना उसको डिस्कस पहले तो कहता है अगर ए बी और सी थ्री साइड आपके पास 5 है, ये 3 है और ये 7 है, फर्स्ट हो ये साइड है, वो कहता है कि आपने ये प्रूव करना है कि ये एक ट्रायंगल की साइड हैं या नहीं है, एक मुसल्लस की इजलाह की लंबाइयाँ है या नहीं है। वो 2 तरीके हैं उसको करने, एक तो मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक सादा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एक सादा है, लेकिन अगर वो ये कह दे कि आपने जस्ट ये बताना है कि ये लंबाइयाँ हैं या नहीं है, तो आपके पास 2 मेथड है, उसमें 2 तरीके आपको बताएंगे। फर्स्ट क्या है कि सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड यानी कि लंबाइयों का मजमूआ,
और दूसरा है डिफरेंस ऑफ साइड। साइड यानी कि इज़लाअ का मजमुआ, दिलों इज़लाअ का मजमुआ एक, और इज़लाअ का फर्क। अब इसको आप कैसे कर सकते हो? अब मैं आपको समझाता हूँ। वो कहता है कि जब एक मुसल्लस की 3 लंबाइयाँ होती है ना, तो कोई सी 2 लंबाइयों का फर्क, यानी कि 2 लंबाइयों में से एक लंबाई में दूसरी निकाले ना, तो हमेशा तीसरी से बड़ी होगी। कैसे? अब देखो जरा, a माइनस बी करो, वो कहता है ये लेस देन होगी, सॉरी तीसरी इससे बड़ी होगी, लेस देन होगी सी से। वो कहता है जब भी आप 2 लंबाइयों का फर्क निकालोगे ना, तो वो तीसरी साइड से हमेशा छोटी होगी। वो क्या डिफरेंस क्या आएगा? छोटा आएगा। मसलन 5 में से निकालता हूँ मैं क्या, 5 में से क्या माइनस करता हूँ मैं, वो लेस देन क्या है, 7 आप करो, 2 लेस देन क्या हो गया, 7। ऐसे ही है ना? अब आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, वो एक मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी लिखो। क्या है? 2 a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 5। सिंपल। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। और कहता क्या है इसमें, पढ़ो जरा। हाँ जी, ये से कितने सेट दिए उसने? 3 दिए ना। आपने ये बताया कि ये कौन सी होगी, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास 2 रूल है। एक रूल तो मैंने आपको समझा दिया। अगर इसके दूसरा रूल की बात करें, ये था फर्क का, यानी कि फर्क। वो कहता है 2 इज़लाअ को जब हम जमा करें ना, तो वो तीसरे से बड़ा होता है। दूसरा क्या है, 2 इज़लाअ को मैं जमा करूँ तो वो तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ये क्या, 5 + 3 ग्रेटर देन 7, 8 ग्रेटर देन क्या होगा, 7। इसको आपने करना क्या है, आपने इसको खामोशी इन दोनों प्रोसेस से निकालना है इसको। जैसे a माइनस b करोगे तो वो लेस देन होगा किससे, तो फिर जमा वाला पहले करना। a + b करोगे तो वो ग्रेटर देन होगा c से। a मेरे पास क्या है, 2, ग्रेटर देन क्या है, 5। ये तो ग्रेटर देन नहीं है, ये ग्रेटर देन, ये लंबाइयां नहीं है। बात समझ आ रही है? ये होना चाहिए ग्रेटर देन, लेकिन ये ग्रेटर देन ना, ये वाला सेट इसकी लंबाइयां। अगले बताओ, अगला सेट कौन सा है? 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको भी सेम प्रोसीजर से बुलाओ। a + b ग्रेटर देन किससे होगा, c से। a मेरे पास क्या है, 3, 4 है, और ये क्या है, 5। क्या होगा, 7, 5। ये होगा, ये सेट है, ये सेट है। ठीक है। अब सी वाला कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और भी ध्यान रखना है। जब प्लस वाला आप कर लो ना, तो माइनस वाला भी चेक करना है। रूल ये कहता है कि आप सबको चेक करो, सबको क्या करो, थोरोली चेक करो। आपकी बुक में ये थोरोली चेक हुआ मिलेगा आपको। कहीं किसी भी नोटबुक से चेक करोगे ना, तो आपको थोरोली चेक हुआ मिलेगा। यानी कि आप a + b ग्रेटर देन c, b + c ग्रेटर देन a + c ग्रेटर देन b, इस तरह करके सारे 1 बाय 1 किए होंगे। फिर माइनस भी किया होगा, a - b, b - c, c - a, लेस देन। तो आप इसको कर लेना। समझ आ गई? इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। चैप्टर 13 में वो स्पेसिफिक कह सकता है कि आप ये प्रूव करें। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे चैप्टर 13 में, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज अगर आप चेक करो, इसमें क्या कहता है वो, रिव्यू एक्सरसाइज चेक करो, राइट के या ब्रेन से चेक करो। ये दूसरा दिया, अगर कायमत मुसल्लस के 2 इज़लाअ की लंबाइयां 3 और 4 हो, तो तीसरे इज़लाअ की लंबाई मालूम करें। तो किस तरह फाइंड करोगे? यह मिला कि नहीं मिला? पेज नंबर 271 पे चले जाओ। मिल गया? वो कहता है एक क्या, वो एक क्या कहता है, 3 और 3 सेंटीमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है एक फाइंड करो x, ये मेथड मैंने आपको बताया।
और वो साथ में क्या भी देगा, ये आपने वक्र फाइंड करना है या हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो ये है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये किसके आएगा, ये लो यार एक्स में आ गया, सभी करते हैं 9 प्लस क्या आएगा 16, तो अब इसको करो क्या आएगा, आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ऊपर में आपको ऐसे ही आएगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ज़्यादा अच्छे से याद करके मेमोराइज करते हैं, समझ आ गई। अब तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप एक नज़र इनको देखो ना बाकियों को भी, तो उसमें जो एंगल वगैरह फाइंड करने हैं वो भी आप एक नज़र देख लेना चॉइस में। बाकी चैप्टर्स को जो 13 है या 10 है या 11 है वो चॉइस में देख लेना उसको, बल्कि वो आएगा आपका फर्स्ट पोर्शन, आपका जो लास्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जो आपका आएगा ना, जो आप कहते हैं सारे वो तो सोल्व ही नहीं होगा हमसे, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये सोल्व होगा या नहीं होगा, और आप मुझे सबसे अच्छा यही सोल्व होगा, बाकी चाहे होना हो ये सबसे अच्छा सोल्व होगा, आसान है क्योंकि आसान है ना। अब मैंने बाकियों को इसलिए टच नहीं किया, अभी हम बाकी चैप्टर का भी करते हैं, ठीक है।